हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 हिंदी का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी खून, खून और हमारा शरीर। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, यानी दिव्या एक लड़की है और वह अनिल की क्या है, छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, वह पहले से ही क्या है, कमज़ोर है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन कुछ दिनों से उसे क्या हो रहा है कि हर समय क्या थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता, उसका मन जो है किसी भी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है, और उसकी जो भूख है वो पहले से क्या हो गई है, और भी कम हो गई है, उसे अब भूख नहीं लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब वो अस्पताल गई तो डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में खून की क्या हो गई है, कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। इसकी हम क्या करते हैं, जांच कराते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं कि क्या आखिर इसके शरीर में कमजोरी है और यह उसका क्या कारण है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। और उन्होंने यह कहते हुए दिव्या को क्या किया, उसकी खून की जांच के लिए पास के एक कमरे में उसको भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वहाँ पे उसे अनिल को अपनी जान पहचान की एक क्या दिखाई दी, डॉक्टर दीदी वहाँ पे दिखाई दी। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल आज बताओ तुम्हारा हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अनिल ने बताया कि मुझे डॉक्टर ने आपके पास दिव्या की खून की जांच के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। और इतना जब उसने सुना तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। किस पर लगा दी, स्लाइड पर लगा दी। आपने देखा है ना, सूक्ष्मदर्शी के पास एक स्लाइड भी होता है जिसमें हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। उस खून में बहुत सारी बारीकी जो चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, वो खून की कुछ बूंदें स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और अनिल से कहा कि तुम कल को अस्पताल आना और अपनी रिपोर्ट लेकर जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर के कमरे में दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। और भीतर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अनिल ने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। और डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी आपने देखा है जिसको आप माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसमें बारीक चीज़ों की जांच की जाती है। तो दीदी वहाँ पे क्या कर रही थी, डॉक्टर दीदी स्लाइड में कुछ जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। और दीदी ने इशारा किया कि पास रखी कुर्सी पर क्या बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल
दिव्या को अनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही स्लाइड की जांच पूरी हुई तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से अपने हाथ धोए और तौलिए से अपने हाथों को पोंछते हुए बोली कि अनिल, दिव्या को क्या है, अनीमिया। अनीमिया एक बीमारी है जो खून की कमी से होती है, लेकिन चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन दिव्या जो है दवाएं लेगी और उसके बाद वह जल्दी से ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो उन्होंने डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम अपना सवाल पूछो। तो वहाँ पे अनिल ने पूछा कि अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, किसने पूछा? अनिल ने पूछा कि अनीमिया से आपका क्या मतलब है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो वहाँ पे डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसे जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी खून के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि अनिल देखो, जो रक्त है, जो खून है, वो लाल द्रव्य के रूप में दिखता है, उसके समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। वैसे तो यह एक लाल द्रव्य के समान दिखता है, लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति का पिटारा यानी खजाना, भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है ना, यानी मनचाहा यहाँ पर खजाना, तो उससे क्या है, यह कम नहीं, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि मोटे तौर पर इसके क्या होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक भाग वह जो तरल है, जो तरल के रूप में है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल के रूप में हमें दिखाई देता है वह क्या, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा भाग जिसमें कई तरह के क्या होते हैं? कण होते हैं, जैसे कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। कुछ कण ऐसे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं जिसका कोई भी रंग नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको प्लेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेलेट कण कहते हैं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, यानी प्लेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं, और जो एक कण होते हैं, चाहे वो लाल हैं, सफ़ेद हैं, या जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, वो क्या करते हैं इस प्लाज्मा में? प्लाज्मा का अर्थ तरल पदार्थ। जो यहाँ पे ये तरल है, इसमें यह कण क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। और इतना कहते हुए डॉक्टर दीदी ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। स्लाइड होती है ना, ऐसे आपने देखी हुई, चौड़ी होती है, और जो शीशे की बनी होती है, उसमें क्या किया? उसे फोकस किया। क्या किया? उसे फोकस किया, यानी जूम किया, और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा? देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इस स्लाइड में जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? लाल रक्त कण है। क्या है? लाल रक्त कण है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं ना। तो वही लाल रक्त कण ये हैं। ये डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। जैसे ही उसने स्लाइड को देखा तो वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। उसने देखा कि खून की एक बूंद में इतने सारे कण।
इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हो सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हैं। इन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो छोटी छोटी बालूशाही एक मिठाई होती है, वह क्या कर दी हैं वहाँ पर रख दी हैं। उस आकार में वह कण दिखाई दे रहे थे। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। और जो ये लाल कण होते हैं वो बनावट में कैसे होते हैं? बालूशाही, जो मिठाई है बालूशाही, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो लाल कण आपको दिखाई दे रहे हैं बालूशाही मिठाई की तरह होते हैं। गोल गोल हैं यहाँ पे, और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ से कैसे होते हैं? अवतल, एक जैसे होते हैं, यानी बीच में दबे हुए थे। और बीच में कैसे होते हैं? थोड़े दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। जो रक्त की एक बूंद होती है उसमें इन कणों की संख्या कितनी में होती है? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यदि हम 1 ml या मिलीमीटर, 1 mm, 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। और जो ये कण हैं इन्हीं के कारण हमें हमारा जो रक्त दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। और इन कणों का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के लिए क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं। और काम क्या करते रहते हैं? सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। यानी सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, साफ हवा से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये क्या करते हैं? उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमें ऑक्सीजन मिलती है और इस ऑक्सीजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का काम कौन करते हैं? यही आरबीसी करते हैं, यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। और इनका जो जीवन होता है वह कितना होता है? लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही 4 महीने होते हैं और तो ये उसके बाद क्या होता है? यह कण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं होते हैं। धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। और यह कण एक साथ ही इकट्ठा नष्ट नहीं होते हैं, कुछ कुछ मात्रा में होते हैं। जैसे कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ अगले दिन, ये ऐसे ये कण नष्ट हो जाएंगे। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा कि तब तो यह कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। ये बात सुनकर डॉक्टर दीदी हंस उठी, मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। अगर एक तरफ से शरीर में कण नष्ट हो रहे हैं तो एक तरफ से नए कण भी क्या होते रहते हैं? बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में जो कण नष्ट होते हैं उसकी जगह नया कण तैयार हो जाता है। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। जो हड्डियों के बीच के भाग, इसको हम मज्जा बोलते हैं, उसमें बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। और उनका काम क्या है? रक्त कणों का निर्माण करना। यानी हड्डी के बीच के भाग जिसको हम मज्जा बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कारखाने होते हैं और इनका काम क्या होता है? रक्त के कणों का निर्माण कार्य। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। इन कारखाने में इनके निर्माण के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है,
लौह तत्व की जरूरत होती है, लोहे से बने तत्व, और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी किन में मिलते हैं? हरी सब्जी, जिसमें हमें विटामिन मिलते हैं, फल, दूध प्रोटीन का स्रोत है, अंडा भी जो है प्रोटीन का स्रोत है, और गोश्त में भी क्या होता है? गोश्त यानी मांस, इसमें भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। तो ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इन चीज़ों में ये तत्व क्या होते हैं? उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का उचित आहार नहीं ले पाता है तो इन कारखानों को क्या होती है, यानी इस जो हड्डी के बीच का जो मज्जा है उनको कारखाना बताया गया है, इनको कारखाना को आवश्यकता अनुसार क्या नहीं मिल पाता है? कच्चा माल नहीं मिल पाता है, और शरीर में क्या हो जाती हैं? हमारे रक्त कण नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त के कण नहीं बन पाते हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं। अगर हम इस उचित आहार को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे जो कारखाने हैं उनको क्या होगा? कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, जिससे वो क्या शरीर में रक्त कण नहीं बना पाएंगे। और क्या होता है? इससे रक्त में इनकी कमी हो जाती है, और खून में इनकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और शरीर में, अगर हमारे शरीर में इनकी कमी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं, और इन्हीं लाल कणों की कमी को हम क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बच रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल ने क्या पूछा? क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने यह सवाल पूछा तो दीदी ने क्या कहा? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह बात बिल्कुल सही है काफ़ी हद तक, कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से भी हो सकता है। वहाँ पे डॉक्टर दीदी कह रही हैं कि अनीमिया बहुत से कारणों से भी हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे तो अनीमिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी होती है। लोगों को वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। दालें, सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, इन चीज़ों की कमी के कारण क्या हो जाता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है। इस पौष्टिक आहार के अलावा इसका एक और बड़ा कारण है। वो कारण क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में क्या हो जाना? कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कभी कभार क्या होता है? हमारे पेट में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, और ये कीड़े आते कहाँ से हैं? दूषित जल यानी गंदा पानी। और इसके अलावा खाद्य पदार्थ, जो हम बाजार का जो खाद्य पदार्थ लाते हैं उसको हम अगर सही तरीके से अगर हम उसको साफ न करें, या बाजार में गंदी मक्खियों का बैठना, गंदे मच्छर इत्यादि जो खाद्य पदार्थों पे बैठते हैं, वो क्या होता है? उसके बाद हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद भी हमारे शरीर में क्या हो जाता है? यह रोग हो जाता है। उसके कारण यह रोग हमारे शरीर में होता है। जब यह कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, किसके? खाद्य पदार्थों के द्वारा, तो उसके कारण भी यह रोग हो जाता है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बाजार का हम क्या करें? जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं उनको ना खाएं, और अगर हम जो भी बाजार से फल, सब्जी या अन्य चीज़ें लाते हैं उनको सफाई करके उसके बाद ही उसको हम खाना बनाएं और उसको फिर हम ग्रहण करें।
भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को बहुत कम धोते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो। इधर उधर खेल कूद कर आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो सीधे खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से अपने हाथों को क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। और साफ पानी ही पिएं, और पानी जो है वो बिल्कुल साफ ही पिएं, गंदे पानी को ना पिएं, जिससे क्या होगा, वो कीड़े हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं, और वहाँ पे बता रहे हैं कि एक किस्म के कीड़े भी हैं। क्या हैं? जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और ये जो अंडे इनसे उत्पन्न हुए लार्वे हैं वो क्या करते हैं, हमारे त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंचते हैं और हमारे कहाँ पर प्रवेश करते हैं, अपने हमारे आंतों में प्रवेश कर अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। और इनसे बचने के लिए हम क्या करें, जब हम शौच के लिए जाते हैं ना, तो उस समय हम शौचालय का ही इस्तेमाल करें। आपके घरों में बने होंगे ना टॉयलेट्स वगैरह बने होते हैं, तो उनका ही हमें प्रयोग करना है। और इधर उधर नंगे पैर न घूमें, और नंगे पैर हमें इधर उधर नहीं घूमना है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला दीदी आपने तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अनिल ने आगे पूछा कि आपने बताया कि हमारे रक्त में सफ़ेद कण भी होते हैं जिनको WBC कहा जाता है, और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो इनका हमारे शरीर में क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। और डॉक्टर दीदी ने बताया कि जो सफ़ेद कण हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के क्या हैं, वीर सिपाही हैं। एक सिपाही का काम करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, जब रोगाणु आते हैं और हमारे शरीर पर क्या करते हैं, धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। और ये सफ़ेद कण क्या करते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देते। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, और जहाँ तक संभव हो पाता है वह इन रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और आप इस बात को मान लो कि ये जो कण हैं वह बहुत से रोगों से क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिंबाणुओं का काम क्या है, जब शरीर में चोट लगती है तो रक्त को जमाना, उसमें यह मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो रक्त का तरल भाग होता है ना प्लाज्मा, उसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले में से चिपक जाते हैं। क्या होता है, जो रक्तवाहिकाएं होती हैं, जो खून की नली होती हैं, उनकी कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं ये बिंबाणु इस जाले से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस तरह से दीवार में आई दरार भर जाती है। और जो दरार आती है दीवार में वो क्या होती है, भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और जो शरीर से जिन रक्तवाहिकाओं से खून निकलता है और वह खून निकलना फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो अनिल बोला, दीदी यदि घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है।
हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि यदि ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उसको निपटने के लिए हमें कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी ज़्यादा बड़ा घाव हो जाता है, कट जाता है, खून नहीं रुकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस परिस्थिति में टाँके लगाने पड़ते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए, चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। जैसे ही उस पर दबाव पड़ेगा तो रक्त का बहना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। जो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यदि बहुत ज़्यादा अगर रक्त बह जाए, शरीर से खून बह जाए, तो उसे क्या होता है, उस इंसान को, उस व्यक्ति को खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने कहा, तो क्या इस ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। तो दीदी ने कहा कि जो रक्त होता है वो हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कुछ विशेष गुणों पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे आपको पता है कि कोई ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ माइनस। तो 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा उसी को वही दिया जाएगा। ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ही दिया जाएगा। इस तरह से जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसको वही खून दिया जाएगा। इसके बाद ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जो बात मैंने भी आपको बताई, जिसका जो रक्त समूह होगा उसको वही रक्त समूह का खून दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि यदि ज़रूरत समय पड़ने पर उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो उस स्थिति में क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ऐसी इमरजेंसी के लिए क्या बनाए गए हैं? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, और लगभग हर अस्पताल में इस तरह के क्या होते हैं? बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह को इकट्ठा किया जाता है और उनको तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या आवश्यक है कि हमें भी क्या करना चाहिए, समय समय पर अपना रक्तदान करना चाहिए, जिससे वहाँ पर नियमित रूप से खून की कमी ना हो। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी खून रक्तदान नहीं कर सकते हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वही व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक समय में उनसे कितना? केवल 300 ml रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है।
किंतु यह विचार बिल्कुल ही निराधार है। लेकिन यह विचार बिल्कुल ही क्या है? निराधार है, इसका कोई भी आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। जो अगर हम ये 300 ml खून एक बार देते हैं तो अगर इसकी जो रिकवरी होती है ये बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में यह खून क्या हो जाता है? हमारा रिकवर हो जाता है, दोबारा से बन जाता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाती हुई बोली, हमारे शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और इसमें से यदि हम कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें जिससे उसका जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी नियमित रूप से क्या करूंगा? रक्तदान करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। दीदी ने कहा, शाबाश अनिल, तुमने बहुत अच्छी बात कही। और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए उसे शाबाशी दी। तो यह पाठ यतीश अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था, जिसमें मानव रक्त और शरीर के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद अगले भाग में हम पाठ 7 पापा खो गए इसको पढ़ाएंगे और इसका अर्थ आपको समझाएंगे।